Assalamu alaikum, dear friends and students. This is Kudratullah with you people with the new topic of this chapter. And today we are going to talk about the very important chapter. And this chapter is called as growth and development, right? So before starting growth and development, we must have to know about the concept of a fertilization, right? फर्टिलाइजेशन के बगैर हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को डिटेल के साथ एक्सप्लेन नहीं कर सकते। प्रीवियस चैप्टर में हमने एक्सप्लेन किया है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को डिटेल के साथ। सो लेट्स टॉक अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ अ फर्टिलाइजेशन। सो फर्स्टली वी हैव टू नो अबाउट फर्टिलाइजेशन, दैट व्हाट इज फर्टिलाइजेशन, राइट? द वर्ड फर्टिलाइजेशन मीन्स फ्यूजन, राइट? Okay, so this is the fusion of male gamete and female gamete, right? Female and male gametes, right? इसके फ्यूजन को हम नाम देते हैं फर्टिलाइजेशन का। Let's suppose female gamete is ova or ovum, right? And male gamete is sperm. Both are haploid in number, so they results into a diploid number of a chromosome. So this fusion of male and female gametes means the female ovum and male sperm is called as fertilization, right? And these both male gamete and female gametes are haploid in number, and they results into a diploid number of a chromosome in a form of a new individual, right? So let's talk about the different stages of the fertilization. So we will discuss about both male and female reproductive system again a little bit, right? Firstly, we must know about the ovulation, right? हमें ovulation का पता होना चाहिए। ओके, ओव्यूलेशन का बेटा अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने आप लोगों को ये बताया था कि हमारे पास नॉर्मल कंडीशन में मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो प्रोलिफरेटिव फेज होता है उसके एंड पे, राइट, मींस जो हमारे पास ओव्यूलेटरी फेज होता है उस कंडीशन में at the day of normally at the 14th day egg this ovum is released from the female ovary, राइट? तो जैसे ही ये फीमेल ओवरी के इनिशिएशन स्टार्ट होते हैं तो उस कंडीशन में LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की सीक्रेशन ज्यादा होगी, ये हमने पहले पढ़ा था, ठीक है? तो उस ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स की वजह से फिर क्या होगा, ये जो फॉलिकल सेल्स होते हैं यहाँ पर, ठीक है, इसमें मैच्योरेशन होती है, ये FSH की वजह से हो रही है। तो जैसे ही ये मैच्योर फॉलिकल बन जाता है जिसको हम ग्रेफियन फॉलिकल कहते हैं, तो वो ग्रेफियन फॉलिकल फिर रप्चर होता है और उस कंडीशन में ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है। तो इसके अंदर हमारे पास जो मौजूद है दैट इज कॉल्ड एज प्राइमरी oocyte, ठीक है, ये प्राइमरी oocyte है। तो जैसे ही वो ग्रेफियन फॉलिकल जो है ये रप्चर हो जाती है और सेकेंडरी oocyte में कन्वर्ट होती है। तो सेकेंडरी oocyte बाहर निकलती है, ठीक है, और ये जो स्ट्रक्चर रह जाती है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज कॉर्पस ल्यूटम, जो कि कंटिन्यूअसली उसको प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन की सिक्रीशन करती है फॉर विच पर्पस, फॉर द मेंटेनेंस ऑफ अ प्रेगनेंसी, राइट? लेकिन यहाँ पर अगर हम डिटेल के साथ कुछ पढ़ लें तो लेट सपोज दिस इज सेकेंडरी oocyte, ये सेकेंडरी oocyte यहाँ पर इस ओवरी से निकल गई। अभी ये कैसे निकलती है, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए। दिस इज एक्चुअली द हार्मोनल कंट्रोल। तो इसमें ये जो फेमरी है, दिस इज द इन्फॉन्डिबुलम ऑफ अ फैलोपियन ट्यूब, और इसमें जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं दैट इज कॉल्ड एज फेमरी, ठीक है, इसको फेमरी कहते हैं। तो ये फेमरी इस ओवरी के ऊपर स्वीप करते हैं, ठीक है, स्वीप करते हैं, इसमें स्वीपिंग कैपेबिलिटी होती है। तो ये मेजॉरिटी लेवल में, मेजॉरिटी केसेस में तब स्वीप करते हैं जब ओव्यूलेटरी फेज करीब होती है, मतलब 13th डे पे या 12th डे पे ये स्वीपिंग स्टार्ट कर देती है। सो although that's why we can say that this is a hormonal control, this is due to the FSH and luteinizing hormone, follicle stimulating hormone and luteinizing hormone, राइट? एक रीजन हो गई है कि उसके स्वीपिंग की वजह से ये क्या हो जाती है, ये थोड़ा सा फूल जाती है, और उसकी जो मतलब स्वेलिंग होती है दैट इज ड्यू टू दिस सेकेंडरी oocyte, सही है। और उसके बाद एक रीजन ये हो गई कि मतलब ये इसको स्वीप करती है। सेकेंडली, ये जो फेमरी है इसके अंदर म्यूकस सेल्स होते हैं,
इस म्यूकस सेल्स के साथ साथ सीलिया होते हैं, तो वो सीलिया कंटिन्यूसली उसको क्या करते हैं, ग्रेप करते हैं। तो उसकी ग्रेविंग की वजह से फिर जो सेकेंडरी ओसाइट है ये इन्फॉन्डिब्यूलम की तरफ मूवमेंट स्टार्ट कर देती है। ठीक है, तो ये इन्फॉन्डिब्यूलम की तरफ आती है। यहां तक क्लियर हो गया, इन्फॉन्डिब्यूलम तक पहुंच जाती है। ओके, तो ये जो है ना ये इन्फॉन्डिब्यूलम तक पहुंच जाती है। इन्फॉन्डिब्यूलम ये दिस इज अ पार्ट ऑफ अ fallopian tube जो कि थोड़ा सा उभरा हुआ होता है, और इट कंटेन अ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन विच इज कॉल्ड एज फेमरी, राइट। ओके, इसमें फेमरी होते हैं, और इस फेमरी की वजह से फिर ये मूवमेंट मतलब ये जो एग है सेकेंडरी ओसाइट ये अंदर की तरफ आना स्टार्ट कर देती है। एज वी नो दैट दिस एग इज सेसाइल, इसमें मूवमेंट नहीं हो सकती। ओके, लेकिन याद रखें यहां पर जो सेकेंडरी ओसाइट है जैसे ही ये बाहर की तरफ आती हैं, ये फॉलिकल सेल्स जो है ना ये इसके इर्द गिर्द आ जाते हैं। पॉइंट टू बी नोटेड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और ये फॉलिकल सेल्स यहां पर इसको ये एक्चुअली कनेक्टेड होते हैं, ठीक है, इस तरह इसके अंदर एसिड्स होते हैं, एंड दिस फॉलिकल सेल्स आर कॉल्ड एज कोरोना रेडिएटा। इन फॉलिकल सेल्स को हम क्या नाम देते हैं, कोरोना रेडिएटा। और ये फॉलिकल सेल्स एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं बाय मींस ऑफ हाइलुरोनिक एसिड। ओके, ये हाइलुरोनिक एसिड के थ्रू एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं। तो जो सेकेंडरी ओसाइट है इसके ऊपर ग्लूकोप्रोटीन की एक लेयर होती है, एंड दैट लेयर इज कॉल्ड एज जोना पेलुसिडा। उसको हम क्या नाम देते हैं, जोना पेलुसिडा। तो ये एक इस कोरोना रेडिएटा, जोना पेलुसिडा और हाइलुरोनिक एसिड के साथ साथ ये इधर इन्फॉन्डिब्यूलम की तरफ आ जाती है। यहां तक क्लियर हो गया। इन्फॉन्डिब्यूलम तक को ये पहुंच गई, ठीक है, ये पहुंच गई, लेकिन याद रखें हमारे पास यहां पर फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकती। पॉइंट टू बी नोटेड, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव फॉर योर एंट्री टेस्ट, कि दिस फर्टिलाइजेशन अकर इन द एम्पुला। लेट सपोज दिस इज एग, इसके साथ साथ ये कोरोना रेडिएटा भी है, ठीक है। तो जैसे ही ये एम्पुला तक पहुंचती है, ठीक है, एम्पुला इज एक्चुअली द अपर थर्ड पार्ट ऑफ अ फैलोपियन ट्यूब, ठीक है। तो यहां पर जो विजाइनल एपर्चर होती है, यहां पर लेट सपोज क्या है, ये स्पर्म मौजूद है, तो ये स्पर्म इधर की तरफ मूवमेंट स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है, यहां तक लेट सपोज स्पर्म पहुंचता है। लेकिन अभी फर्टिलाइजेशन को पढ़ने से पहले हमें आइडिया होना चाहिए कि ये स्पर्म मूवमेंट किस तरह करते हैं। पॉइंट टू बी नोटेड, एज वी नो दैट वेजाइनल पीएच इज एसिडिक। वेजाइना क्या है, वो एसिडिक इन नेचर है। सो दैट्स व्हाई दिस स्पर्म, इसकी जो मोटिलिटी है दैट विल बी हाईली अफेक्टेड ओवर हियर। Am I right? In case of vagina, the sperm motility is affected. Why? Because this is a very harsh environment for the sperm, so that's why they cannot be survived. तब क्या करेगा ये स्पर्म, ये स्पेसिफिकली जंप अप करते हैं। इसके अंदर हमारे पास क्या होता है, इसमें एक लोकल हार्मोन पाया जाता है, दैट इज कॉल्ड एज प्रोस्टाग्लैंडिन। That's not sorry local hormone, that's actually the prostaglandin hormone। और ये प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करता है, ये प्रोस्टाग्लैंडिन इसके सर्वाइवल को इनहेंस कर देता है। क्लियर हो गया। इसी तरह फीमेल भी क्या करते हैं, वो अपने आप को एडजस्ट करती है। लेट सपोज दिस इज द सर्विकल पार्ट ऑफ अ फीमेल, ये सर्विक्स है। तो सर्विक्स के अंदर क्या होता है, इसमें थिक म्यूकस होती है। तो जैसे ही फीमेल जो है ना वो उसकी ओव्यूलेशन स्टार्ट होती है, ठीक है, तो ये जो थिक म्यूकस है सर्विक्स का वो 3 हो जाता है। क्यों? वो इसलिए ताकि स्पर्म जो है ना वो इजीली इसको अंदर से क्रॉस कर सके। और स्पर्म क्या करते हैं, स्पर्म में एक एंजाइम होती है दैट इज कॉल्ड एज वेसिकुलेज, राइट। वेसिकुलेज, सॉरी नॉट इन स्पर्म, इन सीमन। दिस वेसिकुलेज एंजाइम ये क्या करते हैं, उस सीमेन को उसमें कोएगुलम क्रिएट करते हैं, और उस कोएगुलम की वजह से उसको ये जो सर्विकल म्यूकस है इसके साथ अटैच कर देते हैं। तो इसके बाद ये स्लाइडली मूव कर सकते हैं। पॉइंट टू बी नोटेड, अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ड्यूरिंग एजाकुलेशन मोर देन about
150 to 350 million sperm are released from the body. सही है। 2 to 6 ml जो सीमन होती हैं वो, और हर सीमन में 20 मिलियन से लेके 40 मिलियन से लेके 150 मिलियन तक स्पर्म होते हैं। तो ओवरऑल लेट सपोज वी हैव 350 million sperm, right? So in this 350 million sperm, only thousands of sperm can move over here. ठीक है, or we can say not thousands, in lakhs. ठीक है, let's suppose we can say that in this 350 million sperm, only and only 35 million sperm can cross this border. ठीक है, तो यहां पर ये स्पर्म दोबारा स्टॉप होते हैं, रिज्यूम होते हैं। सही है, तो ये रिज्यूम जो है ना, ये स्पर्म फिर मजीद कैसे मूव करेंगे? ये स्पर्म जो है ना फिर मजीद इस तरह मूव करेंगे कि यहाँ पर इसके लिए कीमोटैक्टिक मूवमेंट होती है। मतलब ये जो एग है, जैसे ही ये रिलीज होती है, ये केमिकल को रिलीज कर देती है। तो वो केमिकल क्या करते हैं, वो यहाँ पर जो स्पर्म है वो उसको डिटेक्ट होते हैं। सो दैट्स व्हाई दैट विल मूव फास्टली। तो ये स्पर्म फास्टली मूव हो जाते हैं। लेकिन याद रखें कि जैसे ही इसमें मूवमेंट आएगी, इसमें डिग्रेडेटिव कैपेबिलिटी आएगी। मतलब जो स्पर्म इन नंबर है वो डिक्रीज होते जा रहे हैं। यहां तक क्लियर हो गया? अभी अगर हम पढ़ ले, we have already discussed about the primary oocyte and secondary oocyte. यहाँ पर ये थी हमारे पास primary oocyte, ये हो गई secondary oocyte, and we will talk about this definitive oocyte. This is very very important, लेकिन इसको हम बाद में एक्सप्लेन करेंगे। इसको थोड़ा सा रिज्यूम कर लें। यहाँ तक क्लियर हो गया? एनी कंफ्यूजन आप लोगों में से किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। या आप लोगों के डिमांड ही पे मैंने अभी स्टार्ट किया है। वैसे तो जो सपोर्ट एंड मूवमेंट है, केमिकल कोऑर्डिनेशन है और नर्व्स कोऑर्डिनेशन है, ये रहते हैं, लेकिन आप लोगों के डिमांड पे मैंने ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट स्टार्ट किया है। तो आप लोगों में से किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो, यू कैन आस्क इन कमेंट्स और थ्रू माय व्हाट्सएप नंबर। सही है, तो ये हमारे पास वी आर टॉकिंग अबाउट द फर्टिलाइजेशन। तो यहाँ पर हमारे पास ये स्पर्म जो है ना, ये यहाँ तक पहुंच गई, लेकिन ये स्पर्म फर्टिलाइजेशन नहीं कर सकता। ये फर्टिलाइजेशन से पहले ये स्पर्म अपने आप में 2 टाइप ऑफ चेंजेस क्रिएट करेगा, एंड दैट चेंजेस, द फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज कैपेसिटेशन, द सेकंड वन इज कॉल्ड एज एक्रोसोमल रिएक्शन। कैपेसिटेशन मींस द वॉशिंग, राइट, वॉशिंग ऑफ स्पर्म हेड, कि स्पर्म अपने हेड को वॉश करेगा। किस तरह? लेट सपोज वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। ये लेट सपोज स्पर्म का स्ट्रक्चर है, ओके। इसके ऊपर ये 2 मेम्ब्रेन होते हैं और इसके ऊपर ग्लूकोप्रोटीन या ग्लाइकोप्रोटीन मॉलिक्यूल्स भी होते हैं। सही है, दिस इज एक्चुअली कॉल्ड एज सेल मेम्ब्रेन एंड दिस वन इज कॉल्ड एज एक्रोसोमल मेम्ब्रेन। ये जो मेम्ब्रेन है, राइट, एक्रोसोमल मेम्ब्रेन। तो और ये क्या है? ये ग्लाइकोप्रोटीन है, ओके। तो सबसे पहले फर्टिलाइजेशन से पहले ये स्पर्म जो है ना, ये अपने आप को क्या करेगा? वॉश करेगा। इसकी वॉशिंग कहां पर होगी? ये जैसे ही ये स्पर्म मूव करता है तो यहाँ पर म्यूकस सेल्स होते हैं। जो फेलोपियन ट्यूब है या यूट्राइन कैविटी है, इसमें फेलोपियन ट्यूब होते हैं, म्यूकस सेल्स होते हैं, सीलिया होते हैं। तो उस सीलिया की वजह से ये जो ग्लूकोप्रोटीन है या म्यूकस मेम्ब्रेन की वजह से ये जो ग्लूकोप्रोटीन है ये खत्म हो जाती है। ठीक है, तो इसका डर्टीनेस खत्म हो जाता है। मतलब जो स्पर्म का जो हेड है वो स्मूथ हो जाती है, एंड दिस स्मूथनेस एंड द clearness of the head of a sperm, this is called as capacitation, and this occur by means of fluid in the female body. यहां तक क्लियर हो गया? मतलब फर्टिलाइजेशन से पहले ये स्पर्म ने अपने स्ट्रक्चर को साफ करना होगा। तो वो उसका जो स्मूथनेस है, वो क्लीननेस है, दैट इज कॉल्ड एज कैपेसिटेशन। और ये फीमेल के जो यूट्राइन कैविटी है एंड फेलोपियन ट्यूब है, इसमें होती है। यहां तक क्लियर हो गया? सेकेंड पार्ट है एक्रोसोमल रिएक्शन। मतलब ये कि ये एक्रोसोम अपने आप को एक्टिवेट करेगा। सही है, एक्रोसोम अपने आप को एक्टिवेट करेगा। तो एक्रोसोम एक्टिवेशन की वजह से क्या होगा,
राइट। जैसे ही एक्रोसोमल रिएक्शन में ये होता है कि लेट सपोज दिस इज, वी आर गोइंग अगेन ओवर हियर। एक्रोसोमल रिएक्शन को अगर मैं इधर थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लूं, सो लेट सपोज we are going to discuss about this acrosomal reaction. Or here we have, this is let's suppose egg, right? ये egg है, and this egg contain this glycoprotein which is called as zona pellucida. Okay, and this is the acrosome of a sperm. ये लेट सपोज इसकी कैपेसिटेशन हुई है, कैपेसिटेशन के बाद ये एक्रोसोम है स्पर्म का, ठीक है। एंड इट दिस स्पर्म आल्सो कंटेन अ मेल प्रोन्यूक्लियस, राइट। दिस इज अ टेल, दिस इज अ मिड पीस एंड दिस इज अ हेड एंड दिस वन इज अ एक्रोसोम। तो याद रखें, जैसे ही एक्रोसोम जो है ना ये इस जोना पेलुसिडा के साथ अटैच होता है, पॉइंट टू बी नोटेड, जोना पेलुसिडा के 3 पार्ट्स होते हैं, ZP1, zona pellucida 1, zona pellucida 2 and zona pellucida 3। ये एक्चुअली इसने, इस जोना पेलुसिडा ने इस एक को घेर लिया होता है इस तरह, मींस दिस वन इज कॉल्ड एज ZP3, दिस वन इज ZP2 एंड दिस वन इज ZP1, राइट। तो पॉइंट टू बी नोटेड, द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव, ये जो एक्रोसोमल रिएक्शन होगी ये जोना पेलुसिडा नंबर 3 के साथ होगी। तो जैसे ही एक्रोसोम जोना पेलुसिडा 3 के साथ अटैच होगा, ये दोनों जोना पेलुसिडा को, मतलब इसकी बाइंडिंग को खत्म कर देती है, तो एक उसके लिए फ्री हो जाती है। लेकिन जोना पेलुसिडा तक पहुंचने से पहले पहले ये एक्रोसोम क्या करता है, ये एक्रोसोम यहां से अपने वेसिकल से एक एंजाइम को रिलीज करता है, दैट इज कॉल्ड एज हाइलोरोनिडेज एंजाइम। यहां पर हमने एक्सप्लेन किया है हाइलोरोनिडेज एंजाइम। ये हाइलोरोनिडेज एंजाइम, ये जो कोरोना रेडिएटा है, ये इसके अंदर हमने ये कहा था, अगर आप लोगों को याद हो, कि ये कोरोना रेडिएटा एक केमिकल के थ्रू एक दूसरे के साथ अटैच होती है एंड दैट केमिकल इज कॉल्ड एज हाइलोरोनिक एसिड। तो ये हाइलोरोनिक एसिड जो है ना, ये डिसॉल्व होती है बाय मींस ऑफ दिस हाइलोरोनिडेज एंजाइम। तो मतलब ये हो गया कि जोना पेलुसिडा तक पहुंचने से पहले स्पर्म क्या करेगा, स्पर्म ये करेगा कि वो सबसे पहले हाइलोरोनिडेज एंजाइम को सीक्रेट करेगा। हाइलोरोनिडेज एंजाइम क्या करते हैं, ये जो कोरोना रेडिएटा हैं, ये कनेक्टेड होते हैं बाय मींस ऑफ अ केमिकल दैट इज कॉल्ड एज हाइलोरोनिक एसिड। वो उस हाइलोरोनिक एसिड को डाइजेस्ट करता है। तो जैसे ही हाइलोरोनिक एसिड डाइजेस्ट होती है, तो कोरोना रेडिएटा जो है ना, उसमें पोर्स क्रिएट होते हैं, और उस पोर्स की वजह से फिर क्या होगा, ये जो एक्रोसोम है, ये जोना पेलुसिडा के, जोना पेलुसिडा पार्ट 3 के साथ अटैच होगा। जैसे ही जोना पेलुसिडा 3 के साथ अटैच होगा, ये एक जो है ना, ये फिर फ्री हो जाएगी। यहां तक क्लियर हो गया? एनी कंफ्यूजन? ओके। जोना पेलुसिडा का जो एग है, ये क्या हो गई, ये फ्री हो गई, सही है। मीन जोना पेलुसिडा इससे खत्म हो गई, सही है। जैसे ही जोना पेलुसिडा खत्म होती है, तो ये एग क्या करते हैं, इस एग के अंदर लेट सपोज ये दोनों मेम्ब्रेन जो है जोना पेलुसिडा के और मेल प्रोन्यूक्लियस, सॉरी एक्रोसोम के, ये आपस में फ्यूज होते हैं, ठीक है। ये फ्यूज होते हैं, तो जैसे ही ये फ्यूज होते हैं, इसमें पोर्स क्रिएट होती है, ठीक है, पोर्स क्रिएट होते हैं। एट फाइनली ये एक्रोसोम जो है ना, ये अपना हेड जो है ना, ये लॉस कर देता है, सही है। ये हेड लॉस करता है, और जोना पेलुसिडा के अंदर, मतलब ये जो है, ये खत्म हो गया, तो फिर ये जो इसका न्यूक्लियस है, प्रोन्यूक्लियस, दिस इज एक्चुअली कॉल्ड एज द टिगरिंग। ये क्या करता है, टिगरिंग करता है, पुश कर देता है। तो ये जो सेकेंडरी ओसाइट है, इसके सेल के साथ ये अटैच हो गया। तो जैसे ही ये सेकेंडरी ओसाइट के सेल के साथ अटैच हो जाएगा, इसके अंदर सेकेंडरी ओसाइट के अंदर छोटे माइन्यूट सेल्स होते हैं, एंड दैट सेल्स इज कॉल्ड एज कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स, सही है। ये क्या होते हैं, ये कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स होते हैं। तो ये कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स लाइसोसाइम वेसिकल सीक्रेट करते हैं, या लाइसोसाइम एंजाइम को सीक्रेट करते हैं। लाइसोसोमल, सॉरी नॉट लाइसोसाइम,
लाइसोसोमल एंजाइम को सिक्रीट करते हैं। और ये लाइसोसोमल एंजाइम जो है ना, ये क्या करते हैं, लाइसोसोमल एंजाइम क्या करते हैं कि ये स्पेसिफिक टाइप ऑफ रिसेप्टर्स को रिलीज करते हैं, और उस रिसेप्टर्स की वजह से ये जो ज़ोना पेलुसिडा है इसके सारे के सारे गेट्स बंद हो जाते हैं। मतलब ज़ोना पेलुसिडा प्रोटेक्टेड हो जाती है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर ये जो मेल प्रोन्यूक्लियस है ये अंदर आ रहा है। तो जैसे ही ये आ रहा है, जिस रास्ते से वो आ रहा है उस रास्ते के अलावा ये ज़ोना पेलुसिडा जो है, सॉरी ये जो सेकेंडरी ओसाइट है, ये कंप्लीटली क्या हो गई, ये कवर अप हो गई, ताकि दूसरा कोई स्पर्म जो है ना वो ना आ सके। दिस प्रोसेस इन विच दिस सिंगल स्पर्म व्हेनेवर इट trigger the secondary oocyte release it release the corticular granules, and due to these corticular granules lysosomal enzyme are secreted which are responsible for which purpose. These lysosomal enzyme are used to prevent the secondary oocyte for more sperm, right? And this process in which a single sperm is involved, this is called as मोनोस्पर्मिया। ठीक है, इस कंडीशन को हम नाम देते हैं मोनोस्पर्मी, यानी वो कंडीशन जिसमें एक स्पर्म जब फीमेल के सेकेंडरी ओसाइट की तरफ जाती है और उसकी वजह से जो इसका ओवरऑल सरफेस है वो ब्लॉक हो जाती है कि दूसरे स्पर्म इसके साथ अटैच ना हो जाए। क्यों? क्योंकि जो कॉर्टिकुलर ग्रेन्यूल्स है ये लाइसोसोमल वेसिकल सिक्रीट करते हैं, जिसकी वजह से जो सेकेंडरी ओसाइट है ये ब्लॉक हो जाती है। दिस इज कॉल्ड एज मोनोस्पर्मी। यहां तक क्लियर हो गया? तो इसका काम क्या है कि इसका मतलब यह है कि ये एक खुशनसीब स्पर्म अंदर आ गया है, पहुंच गया, उसकी वजह से उसने सारे के सारे स्पर्म को ब्लॉक किया है। एंड दिस प्रोसेस इन विच दिस स्पर्म ब्लॉक ऑल द स्पर्म, दिस इज कॉल्ड एज पॉलीस्पर्मिया blockage. Means we can say this is the blockage of a polyspermia, ताकि एक बहुत सारे स्पर्म से फर्टिलाइज ना हो जाए। क्यों? इसका काम, इसका फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन ये है कि अगर हम इसको देख लें तो एक जो है ना फीमेल एक जो है वो सिर्फ मेल से क्या चाहती है, उससे जेनेटिक मटेरियल चाहती है। ठीक है, मींस क्रोमोसोम चाहते हैं। तो एक क्रोमोसोम, ये जो स्पर्म है इसमें 23 क्रोमोसोम है, मींस हैप्लॉइड है। तो अगर इससे मजीद क्रोमोसोम आएंगे तो क्या होगा, उसमें जेनेटिक वेरिएशन, उसके क्रोमोसोम की तादाद बहुत ज्यादा हो जाएगी। सो दैट्स व्हाई दीज आर यूज्ड फॉर व्हिच पर्पस? टू प्रोटेक्ट द एंट्री ऑफ अदर स्पर्म। यहां तक क्लियर हो गया? इसके बाद जो जैसे ही ये सीक्रेट होगा, मतलब लेट सपोज एक स्पर्म जो है ना, इसने ये एग है, ठीक है, इसने इस एग को, ये जो मेल प्रोन्यूक्लियस है, लेट सपोज ये अंदर की तरफ आ गया, मेल प्रोन्यूक्लियस अंदर की तरफ आ गया, तब क्या होगा? तब ये होगा कि यहां पर कुछ स्पेसिफिक टाइप ऑफ रिसेप्टर्स होते हैं, वो एक्टिवेट हो गए। दैट इज कॉल्ड एज स्पीशीज स्पेसिफिक रिसेप्टर्स। स्पीशीज स्पेसिफिक रिसेप्टर्स वो होते हैं कि ये हर स्पीशी के अंदर पाए जाते हैं। लेट सपोज ह्यूमन फीमेल सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन मेल स्पर्म ही फर्टिलाइज कर सकती हैं। दिस रिसेप्टर्स आर कॉल्ड एज स्पीशीज स्पेसिफिक, यानी स्पीशीज के साथ साथ वो रिसेप्टर्स जो है ना वो चेंज होते हैं। मतलब दूसरे स्पीशी का जो इंडिविजुअल है वो एक स्पीशी के इंडिविजुअल को फर्टिलाइज नहीं कर सकता। यहां तक क्लियर हो गया? तो इन केस ऑफ ह्यूमन फीमेल, दिस स्पेशल स्पीशीज स्पेसिफिक रिसेप्टर्स, these are used for which purpose? To be fertilized by the male sperm, human male sperm. सही है? अगर उसको ह्यूमन मेल स्पर्म नहीं मिलता, so there will be no chance of the fertilization. यहां तक क्लियर हो गया? उसके बाद जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है वो ये है, लेट मी ड्रा अनदर डायग्राम ओवर हियर। Look here, let's suppose we are going to talk about this. Look here, let's suppose this is secondary oocyte, right? ये secondary oocyte है। अभी इस secondary oocyte के अंदर क्या आ गया है? मेल प्रोन्यूक्लियस आ गया है, ठीक है, ये मेल प्रोन्यूक्लियस है, ठीक है, ओके। और ये क्या है?
ये सेकेंडरी ओसाइट है। तो पॉइंट टू बी नोटेड, द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ओवर हियर। आप लोगों को मैंने ये बताया था, अगर याद हो, कि सेकेंडरी ओसाइट तो बनती है प्राइमरी ओसाइट से इन केस ऑफ द ओजेनेसिस, लेकिन जैसे ही उसको स्पर्म मिलता है तो स्पर्म क्या करता है, ये स्पर्म इसके बॉडी में चेंजेस क्रिएट कर देता है, और वो इसकी वजह से इसमें जो साइटोप्लाज्म होती है उसकी डिवीजन स्टार्ट होती है। एक चला जाता है हाईली टुवर्ड द वन साइड एंड अ वेरी लो टुवर्ड द अनदर साइड। जिस साइड की तरफ ये ज्यादा चला जाता है उसको हम का नाम देते हैं डिफिनिटिव, द वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव, डिफिनिटिव ओसाइट या ओम। ठीक है, प्राइमरी ओम या प्राइमरी ओसाइट, सेकेंडरी ओसाइट एंड डिफिनिटिव ओसाइट, राइट। ये थे हमारे पास। तो सॉरी इसको आप ओसाइट्स की जगह ओम लिखे, राइट। प्राइमरी ओम, ओके, सेकेंडरी ओम एंड डिफिनिटिव ओम, राइट। तो याद रखें, हमारे पास प्राइमरी ओम से सेकेंडरी ओम बन गई। ये सेकेंडरी ओम क्या है, ये मैच्योर है, ये मैच्योर एग है, लेकिन इससे फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकती। फर्टिलाइजेशन तब होगी जब ये सेकेंडरी ओसाइट ओपन होती है टू द मेल प्रोन्यूक्लियस मींस स्पर्म के साथ। तो वो स्पर्म जैसे ही उसको स्पर्म अटैच होती है उसके साथ, तो ये अपने बॉडी के अंदर तेजी के साथ, जो इसका मियाटिक सेकंड फेज है, राइट, मियाटिक सेकंड जो है, मियाटिक 2 जो है, ये तेजी के साथ एब्रप्टली ये मियाटिक 2 को कंप्लीट कर देती है। ठीक है, जैसे ही ये मियाटिक 2 को कंप्लीट कर देती हैं तो उस कंडीशन में उस एक को हम नाम देते हैं डिफिनिटिव ओम, एंड दिस इज दैट ओम व्हिच लीड्स टू द फर्टिलाइजेशन। पॉइंट टू बी नोटेड, मैं दोबारा एक्सप्लेन करता हूं। सेकेंडरी ओसाइट मैच्योर है बट दिस इज अनएबल टू बी फर्टिलाइज। For fertilization, this secondary ovum, sorry not oocyte, it must be changed into the definitive ovum. ठीक है, definitive ovum को ये चेंज होगी। और ये कैसे होगा, जैसे ही मेल प्रोन्यूक्लियस इसके साथ अटैच होगा, इसका जो साइटोप्लाज्मिक डिवीजन है ये एक साइड की तरफ लार्जर सरफेस में जाती है और दूसरी साइड को ये वेरी स्मॉल जाती है। तो जिसकी तरफ ये स्मॉल जाती है दैट इज कॉल्ड एज पोलर बॉडी, राइट, और जहां पर ये लार्जर सरफेस की तरफ जाती है दैट इज कॉल्ड एज डिफिनिटिव ओवम। ठीक है, तो ये डिफिनिटिव ओवम में गेमीट्स इसके अंदर आ गया। लेट सपोज, अभी मैं इसको दोबारा यहां पर इस डिफिनिटिव ओवम को ड्रा करते हैं इधर। लेट सपोज इसके अंदर क्या है, ये क्रोमोसोम मौजूद है। ठीक है, यहां पर ये मेल क्रोमोसोम है, लेट सपोज। ठीक है, तो ये डिफिनिटिव ओवम, मैंने आप लोगों को ये बताया कि हमारे पास ये डिफिनिटिव ओवम जो है, सेकेंडरी ओसाइट ओवम जो है, ये 2 पार्ट्स में डिवाइड होगी। एक आएगी इधर जिसमें साइटोप्लाज्म कम है, उसको हमने नाम दिया पोलर बॉडी का, और एक हो गई ये जिसमें साइटोप्लाज्म ज्यादा है, दिस इज कॉल्ड एज डिफिनिटिव ओवम। सही है, तो ये बोथ डिफिनिटिव ओवम और मेल प्रोन्यूक्लियस जो है, लेट सपोज ये हार्मोन क्या है, ये इसके क्रोमोसोम है, तो ये दोनों क्रोमोसोम आपस में जॉइन होके ये लेट सपोज हो गया मैटरनल क्रोमोसोम एंड दिस वन इज अ पैटर्नल क्रोमोसोम। ठीक है, तो ये एक क्रोमोसोम मदर की तरफ से और एक क्रोमोसोम फादर की तरफ से आएगी। सो दैट्स व्हाई दे विल लीड्स टू 46 नंबर ऑफ द क्रोमोसोम। और ये कैसे होगा, ये कुछ यूं होगा, अगर हम देख ले तो ये कुछ इस तरह होगा कि लेट सपोज इसमें जो फिर माइटोटिक डिवीजन स्टार्ट होगी, क्योंकि इसके बाद फिर जैसे ही फर्टिलाइजेशन होती है दोनों मेल और फीमेल गेमीट्स कंबाइन होते हैं जिसको हम जाइगोट कहते हैं। ठीक है, तो लेट सपोज ये फिर इसमें जो माइटोसिस जब स्टार्ट होती है तो स्पेंडल फाइबर्स फॉर्मेशंस होती है, राइट। ये हो गई लेट सपोज स्पेंडल फाइबर्स फॉर्मेशन। ठीक है, तो स्पेंडल फाइबर में हमारे पास ये लेट सपोज जिसको मैंने ब्लैक मार्कर के साथ रिप्रेजेंट किया है, दिस इज मेल क्रोमोसोम, और जो को मैंने ग्रीन के साथ रिप्रेजेंट किया है दिस इज फीमेल। ठीक है, ये बेसिकली 2 होते हैं, डिप्लॉइड होते हैं। ठीक है, ठीक है, मतलब ये हो गया मेल से और ये हो गया फीमेल से, तो ये दोनों एक क्रोमोसोम है। लेट सपोज दिस इज द मैटरनल क्रोमोसोम ऑफ मदर 1 and this is the paternal chromosome 1, right? तो ये दोनों सेपरेटेड हो जाते हैं।
लेट सपोज मैटरनल क्रोमोसोम आ जाती है, इसके 2 पार्ट्स एक पोल्स की तरफ मूवमेंट स्टार्ट करती है, मेटाफेज है ये, लेट सपोज, ठीक है। तो एक मैटरनल क्रोमोसोम का ये जो एक क्रोमेटिड ये हो गया और एक क्रोमेटिड ये हो गया, ठीक है। ये अभी एक सेल के अंदर है, सो दैट्स व्हाई दीस आर कॉल्ड एज क्रोमेटिड, दीस आर नॉट क्रोमोसोम सो फार, ठीक है, ये क्रोमेटिड है। तो ये मेल क्रोमेटिड हो गया। लेट्स सपोज दिस इज क्रोमोसोम नंबर 1 फ्रॉम मदर मदर क्रोमेटिड एंड दिस इज क्रोमोसोम नंबर 1 फ्रॉम फादर, ठीक है। तो जैसे ही इसमें फरो आएगी, ठीक है, ये डीपर होती जाएगी और उसकी वजह से ये फिर डिफरेंट सेल्स बनाएगी। सो दिस इज सेपरेट क्रोमोसोम एंड दिस वन इज सेपरेट क्रोमोसोम। सो ओवरऑल वी कैन से कि इसमें हमारे पास 92 स्पर्मेटिड्स, सॉरी ये बनते हैं, क्रोमेटिड्स बनते हैं, दिस आर नॉट क्रोमोसोम। ये जो है यहाँ पर मतलब मेटाफेज के फेज में हमारे पास ये क्रोमोसोम नहीं थे, ये क्रोमेटिड्स थे, फिर उसके बाद ये क्रोमोसोम बन जाते हैं जैसे ही इसकी डिवीजन होती है। तो दिस इज ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ अ फर्टिलाइजेशन। लेट गिव देम a review again. What is fertilization? Fertilization is actually the fusion, right? The fusion of male and female gametes is called as fertilization, right? जिसमें हमारे पास मेल स्पर्म और फीमेल ओवम अगर ये मिलते हैं तो उसको हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। फर्टिलाइजेशन हमारे पास फीमेल बॉडी का जो फेलोपियन ट्यूब है उसके एम्पुला में होती है, लेकिन फर्टिलाइजेशन से पहले अगर हम थोड़ा सा ओसाइट्स ओवरीज को या ओव्यूलेशन को डिस्कस कर ले तो एट द टाइम ऑफ ओव्यूलेशन द लेवल ऑफ द luteinizing hormone is suddenly high and due to that luteinizing hormone जो हमारे पास Graafian follicle है, that will be results into the release of the secondary oocytes, right? Sorry, secondary ovum, and that secondary ovum contain a specific type of a granules of these follicle cells are called as corona radiata and containing a fluid. Due to that fluid, this corona radiata is attached, is called as hyaluronidase, a hyaluronic acid. And the secondary oocyte or secondary ovum is surrounded by a glucoprotein chemical that is called as zona pellucida. This zona pellucida contain 3 type of layers: zona pellucida 1, 2 and 3. This zona pellucida 3, this is like that. Look, let's suppose these 2 are the zona pellucida 1, 2 and this one is zona pellucida 3. So this zona pellucida 3 connect both the zona pellucida 1 and 2. So हमारे पास ये यहाँ पर पहुंच गया, ठीक है, एम्पुला तक पहुंच गया। कैसे पहुंच गया वो हमने एक्सप्लेन किया था कि इसमें फेम्ब्रिज होते हैं और उस फेम्ब्रिज की वजह से इसमें कंटिन्यूअसली इसके ऊपर मूव कर देते हैं, उसकी वजह से, या फिर इस फेम्ब्रिज के अंदर म्यूकस होती है, सेलिया होती है, उसके प्रेशर की वजह से ये एक जो है ना ये इन्फंडिबुलम की तरफ आती है। इन्फंडिबुलम से ये फिर कहाँ पर एम्पुला तक पहुंच गई बाय मींस ऑफ द पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, पेरिस्टाल्सिस होती है, सही है। यहां से स्पर्म जो है ना ये विजाइनल एपर्चर से यहां तक पहुंचेगी, वो भी पेरिस्टाल्सिस की वजह से, नंबर फर्स्ट। सेकेंडली जो सर्विक्स में फ्लूइड है वो थिन हो गई। इसी तरह इसमें वेसिकुलेज एंजाइम है, वेसिकुलेज कोएगुलम सीक्रेट करता है, उस कोएगुलम की वजह से ये सर्विक्स के साथ अपने आप को अटैच कर देता है, ये हो गया। थर्ड, ये इसमें ये है कि ये केमिकल को सीक्रेट करते हैं और जिसको हम केमोकाइनेसिस कहते हैं, ठीक है। तो ये केमिकल एक्चुअली सेकेंडरी oocyte है, ये सीक्रेट करती हैं, जैसे ही इसको डिटेक्ट होती है फौरन वो स्पीड अप हो जाते हैं। यहां तक क्लियर हो गया। तो जैसे ही ये एम्पुला तक पहुंच जाते हैं, एम्पुला में मेल स्पर्म और फीमेल एग जो है ये आपस में मिलेंगे, लेकिन उसके मिलने से पहले स्पर्म क्या करेगा, वो अपने आप को वॉश करेगा एंड द वॉशिंग कैपेबिलिटी ऑफ अ स्पर्म इज कॉल्ड एज कैपेसिटेशन। इसके साथ साथ कैपेसिटेशन के साथ एक्रोसोमल रिएक्शन होगा। एक्रोसोमल रिएक्शन सबसे पहले क्या करेगा, कोरोना रेडिएटा को डाइजेस्ट करेगा। किस तरह डाइजेस्ट करेगा, बाय मींस ऑफ एन एंजाइम व्हिच इज कॉल्ड एज हाइलुरोनिडेज एंजाइम। हाइलुरोनिडेज एंजाइम की वजह से हाइलुरोनिक एसिड खत्म हो जाएगी, जिसकी वजह से ये कोरोना रेडिएटा को क्रॉस करेगा। जैसे ही ये जोना पेलुसिडा
तक पहुंचती है, जोना पेलोसिडा पार्ट 3 के साथ ये अटैच होके उसमें पोर्स क्रिएट करेगा और उसके पोर्स की वजह से अपना मेल प्रोन्यूक्लियस इसके अंदर ले आएगा। जैसे ही मेल प्रोन्यूक्लियस अंदर ले आएगा, इसके अंदर कॉर्टिकुलर ग्रेन्यूल्स होते हैं, यहां पर हमने एक्सप्लेन किया था। इस एक के अंदर सेकेंडरी ओवम के अंदर कॉर्टिकुलर ग्रेन्यूल्स होते हैं। वो कॉर्टिकुलर ग्रेन्यूल्स सरफेस तक पहुंच जाते हैं। जैसे ही वो सरफेस तक पहुंच जाते हैं और अपने ओवम जो है, ठीक है, सेकेंडरी ओवम जो है उसको क्या करते हैं, उसको ब्लॉक करते हैं। किस चीज से? ताकि दूसरे स्पर्म जो है ना वो उसको उसके साथ अटैच ना हो जाए। सो दैट इज कॉल्ड एज ब्लॉकेज ऑफ द पोलिस्पर्मिया। ये हो गया। थर्ड फेज हमारे पास ये था कि ये जैसे ही ये जोना पेलुसिडा जैसे ही मतलब इन्वेजिनेट होते हैं, जो एक्रोसोमल रिएक्शन है, तो उस स्पेसिफिक रिसेप्टर्स को सीक्रेट करते हैं। वो डिटेक्शन करते हैं कि इधर दिस स्पर्म इज फ्रॉम ह्यूमन मेल और नॉट। अगर वो ह्यूमन मेल का नहीं है तो उसके साथ उसकी फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकती। यहां तक क्लियर हो गया। उसके बाद जो लास्ट फेज था हमारे पास कि हमारे पास जो मेल प्रोन्यूक्लियस है ये बॉडी के अंदर, लेट सपोज इसके अंदर सेकेंडरी ओसाइट के अंदर आ गई। जैसे ये सेकेंडरी ओसाइट के अंदर आती है तो वो अपना सेकेंड मियोटिक डिवीजन को इंतहाई तेजी के साथ कंप्लीट करते हैं, वो सेकेंडरी ओवम। तो वो सेकेंडरी ओवम जैसे ही वो अपना सेकेंड मियोटिक डिवीजन कंप्लीट करती है, दैट इज कॉल्ड एज डिफिनिटिव ओवम। और उसके साथ साथ जो दूसरी सेल बनती है उसको हम पोलर बॉडी कहते हैं और ये पोलर बॉडी उसकी नरिशमेंट करती है। यहां तक क्लियर हो गया। तो जैसे ही डिफिनिटिव ओवम होती है, इसके अंदर इसका काम क्या है कि जो मेल प्रोन्यूक्लियस है ये इसके अंदर आ जाए। तो जैसे ही माइटोटिक डिवीजन स्टार्ट होगी जाइगोट के बाद, तो मेटाफेज में दोनों मेल क्रोमोसोम और फीमेल क्रोमोसोम ये इसके सेंटर पर आ जाते हैं। फिर उसके बाद इसमें स्प्लिटिंग होती है, वो मतलब साइड्स की तरफ मूवमेंट स्टार्ट कर देते हैं। तो एक साइड पे भी क्रोमेटिड मेल का चला जाता है और फीमेल का भी चला जाता है, दूसरे साइड पे भी मेल क्रोमेटिड और फीमेल क्रोमेटिड चला जाता है। तो फिर उसके बाद एनाफेज स्टेज होती है, टेलोफेज स्टेज होती है, लास्ट में फिर हमारे पास एक फरोसी बनती है। फिर उसके बाद हमारे पास एक सेल से दो सेल बन जाते हैं। तो उन सेल्स में हमारे पास क्रोमोसोम की तादाद 46 होगी। सो दिस इज ऑल अबाउट द फर्टिलाइजेशन and this is the very important and the first lecture of this growth and development, and inshallah in next lecture we will discuss about the developmental stages in a human body. So that's all for today. और lectures को enjoy कर ले, देख ले। किसी को भी कोई problem हो, you can ask in comments or through my WhatsApp number. Thank you very much.